डेट है आज 3 मई 2021। आज हम 3 और 2 मई के करंट अफेयर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कॉमोडिटीज़ रूल्स 2011। ये 2011 में कुछ रूल बनाए थे जी, नियम। किस एक्ट के जरिए? एक एक्ट बनाया था 2009 में, उसके थ्रू ये एक नियम बनाए थे। ये नियम क्या कहते हैं? जैसे कोई भी इंसान या कंपनी बाहर देश से इंपोर्ट करता है कोई मेडिकल डिवाइसेस या फिर कोई मेडिसिन या कोई इक्विपमेंट, या जैसे अभी कोविड-19 पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑक्सीजन किसी को इंपोर्ट करनी है तो गवर्नमेंट से 3 मंथ पहले परमिशन लेनी पड़ती है जी। ये मैंडेटरी है, बिल्कुल बाध्यकारी है। अगर आपको मंगाना है, जैसे मान लो अभी मई चल रही है जी, अगर आपको मई में कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी है, ऐसी मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, तो आपको फरवरी में ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 3 महीने पहले, तभी आप मई में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये नियम अभी है जी, अभी न्यूज़ में है। तो ये प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है जी, मैंडेटरी है ये अप्रूवल लेना गवर्नमेंट की। लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको पता है जी, जैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और मेडिकल इक्विपमेंट की भी कमी हो रही है पेशेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है इनको कि आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप कुछ भी चीज़ मेडिकल डिवाइसेस वगैरह मंगा सकते हो। अभी इम्पोर्टर के लिए ये छूट दे दी है कुछ समय के लिए। ये एक्ट क्या बोलते हैं जी? देखो, कुछ समय के लिए छूट दी है, लेकिन जब ये क्या है, अब 3 महीने पहले इन्हें नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन जब ये कंज्यूमर को बेचेंगे माल, तो तब गवर्नमेंट को एक बार बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे, परमिशन लेंगे। मतलब इंपोर्ट तो कर लिया, इंपोर्ट के बाद कंज्यूमर को देंगे तब परमिशन लेंगे, लेकिन 3 महीने पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रूल्स में अभी ये छूट दी है गवर्नमेंट ने। ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में बनाया था जी ये एक्ट। इस एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है जी? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट। इस एक्ट में ये दिया गया है जी, ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन की, मतलब कोई भी मीज़रमेंट की या इंस्ट्रूमेंट को मीज़र करना है, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ये प्रोवाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है जी कि जो भी सिक्योरिटी वगैरह एक्यूरेसी प्रोवाइड करनी है वेमेंट्स में या मेजरमेंट में, कोई भी मान लो कोई भी ये वस्तु मंगा रहे हैं जी, गुड्स वगैरह मेडिकल डिवाइसेस की, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह मंगा रहे हैं, तो सही से हो उनकी, मतलब एक्यूरेसी हो, सिक्योरिटी हो, कोई नुकसान ना पहुंचाए पेशेंट को, ये इंश्योर करते हैं जी ये रूल जो 2011 में बनाए थे। तो इनमें परमिशन लेनी पड़ती है जी, डिक्लेयर करना पड़ता है प्री पैक्ड ऑन द प्री पैक्ड कॉमोडिटीज़ के लिए इन्फॉर्म, ताकि जो कंज्यूमर है उनको इन्फॉर्म चॉइस मिल सके। मतलब कंज्यूमर ये देख सके कि हाँ, कौन सा जो मेडिकल डिवाइसेज है, इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी है जी, जो मेडिकल के लिए यूज होता है, तो वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी उसकी मतलब एक्यूरेसी है। तो ये कंज्यूमर को एक तरह से चॉइस प्रोवाइड करते हैं ये रूल। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन समुद्र सेतु, सेकंड लॉन्च किया है अभी। देखो जी, इससे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट लॉन्च किया था, समुद्र सेतु। इसमें क्या था कि जो श्रीलंका वगैरह, मालदीव्स वगैरह में लोग फंसे हुए थे इंडियंस, और लॉकडाउन लग गया था आपको पता 2020 में, तो इन फंसे हुए लोगों को वापस भारत लेके आना, तो इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें कुछ जो हमारे नेवी के जहाज हैं जी, शिप गए थे और उन्हें लेके आए थे वापस भारत में। लेकिन अभी ये सेकंड लॉन्च किया है, किस लिए? ये इसलिए लॉन्च किया है जी, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है ना, आपको पता है, तो ऑक्सीजन मंगाई जा सके और हमारे पेशेंट हैं जो कोविड-19 के, उनको बचाया जा सके, इसलिए चलाया जी। इंडियन नवल वारशिप वगैरह डिप्लॉय किए गए हैं। ये क्या जी, लिक्विड ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए चलाया गया। इसमें 2 शिप जाएंगे जी, ये देखो, INS कोलकाता, ये शिप के नाम है, जहाज, पानी के जहाज। INS तलवार, ये जाएंगे जी कहाँ पे? इंटर्ड किया है इन्होंने मनामा में, बहरेन में जी, मनामा, वहाँ पे इंटर्ड किया है। और ये लिक्विड ऑक्सीजन लेके आएंगे जी, मुंबई में सप्लाई करेंगे। एक INS जलासा गया, ये जलासवा गया, जलासवा भी ये शिप का नाम है जी, जहाज का। ये बैंकॉक होते हुए जी INS अरावत जी, सिंगापुर होते हुए ये मिशन कंप्लीट करेगा। तो ये समुद्र सेतु चलाया गया था जी, वंदे भारत मिशन का ही पार्ट था। वंदे भारत मिशन भी किस लिए चलाया गया था कि मालदीव, श्रीलंका, ईरान में जो भारत के लोग फंसे हुए थे कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, उनको वापस लेके आना इंडिया। तो वंदे भारत मिशन क्या है? लोगों को, इंडियंस को वापस लेके आना भारत में, और इसी का पार्ट था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये इंडियन नेवी चला रही थी कि सिर्फ पानी के जहाज के जरिए लेके आना। और अभी सेकंड चलाया गया किस लिए? ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल लेबर डे। हर साल 1 मई को मनाया जाता है जी, इसे मे डे भी बोलते हैं, मई डे, मई दिवस या मे डे भी बोलते हैं। ये किस लिए चूज किया गया? देखो जी, 4 मई 1888 को एक अफेयर हुआ था जिसका नाम है हे मार्केट अफेयर। इसको ही सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने 1 मई को चूज किया कि 1 मई को हम इंटरनेशनल
ये लेबर डे सेलिब्रेट करेंगे। देखो जी, पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है, लेकिन यूएस और कनाडा लेबर डे कब मनाते हैं? सितंबर में, जब 1 मई, फर्स्ट मंडे आता है ना, फर्स्ट मंडे सितंबर के महीने में फर्स्ट मंडे होता है, उस दिन यूएस और कनाडा यानी कि अमेरिका और कनाडा सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जो उनका डे है, लेबर डे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आर्म फोर्सेस गेट पावर फॉर रिलीफ वर्क। अभी जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या है, अभी स्पेशल प्रोविजन को इन्वोक किया है। इन्वोक का मतलब होता है जी यूज करना, और एमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दे दी गई है किसको? आर्म फोर्सेस को। एमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का मतलब है जी इन्हें पैसे मनी यूज करने की पावर दे दी गई है, ताकि ये कोविड-19 की सिचुएशन है जो उसको हैंडल कर सकें। इसके लिए जो एमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का मतलब ये है जी, जो ये कमांडर वगैरह होते हैं जी आर्मी में और जो मिलिट्री में जी, ये क्या करेंगे जी, क्वारंटाइन फैसिलिटी वगैरह बनाएंगे, तंबू वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, प्रोक्योरमेंट, कोई भी इक्विपमेंट के रिपेयर करना हो, प्रोक्योरमेंट करना हो, या कोई और मटेरियल स्टोर्स में कोई और मटेरियल प्रोवाइड करना हो, सारी ये मैनेजमेंट करेंगे जी, इसका सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे पेंडेमिक के लिए, जो कोविड-19 है उसको, ताकि कोविड-19 की पेंडेमिक है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो यही इफर्ट थे जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, विल प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज इन दिल्ली। क्या दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है जी? राष्ट्रपति शासन। ये आर्टिकल 356 में दिया हुआ है जी। अच्छे से हमने ये स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ था, लेकिन आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसे। अभी दिल्ली में क्यों लगाना चाहिए जी, क्यों चल रहा है? क्योंकि एक आप पार्टी है जी, आपको पता होगा जी, आम आदमी पार्टी, जिसके केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल हैं जी, वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं और उसके प्रेसिडेंट भी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं अभी दिल्ली के। तो आपका एक एमएलए जी, आप पार्टी का, शोएब इकबाल, इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की डिमांड रखी है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाने चाहिए, कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इशू क्या है जी, कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट रूल का क्या मतलब है? देखो जी, प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये है कि ये तो जो पीपल हैं जो अफेक्टेड हैं कोविड-19 की वजह से, उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है दिल्ली गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं जी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है जी, स्टेट फेल हो गया है कि जो सिटीजन का राइट टू लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब राइट टू लाइफ तो आपको पता है क्या है? क्या है राइट टू लाइफ? फंडामेंटल राइट है जी हमारा, आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और 356 क्या बोलता है? 356 बोलता है जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर मतलब संविधान के अनुसार ना चले कोई भी गवर्नमेंट, और आर्टिकल 21 को फुलफिल करने में नाकाम हो गई है दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसलिए ये डिमांड की है जी ये आपके एक एमएलए ने। तो अब प्रेसिडेंट रूल होता क्या है जी, ये जानते हैं हम। देखो जी, आर्टिकल 356 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये पावर है जी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं जी। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? बॉस की एडवाइस पे। बॉस कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पे काम करते थे प्रेसिडेंट। और कभी भी स्टेट में लगाया जा सकता है जी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया स्टेट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाएगा, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के अनुसार काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और जैसे मान लो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कम्युनिकेशन के लिए गाइडलाइंस दी, और कम्युनिकेशन के लिए गाइडलाइंस दी और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कंप्लाई नहीं कर रही है, उन्हें मान नहीं रही है, तब भी लगाया जा सकता है जी। आर्टिकल 355 ऐसा बोलता है जी, अगर कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दी तो वो समझा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, और फिर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल है जी, किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है, किसी भी कंट्री में, जब कोई भी ऐसी प्रोविज़न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, मतलब संविधान के अनुसार कोई भी प्रोविजन लागू नहीं हो रही है स्टेट में, तो लगाया जा सकता है। इससे प्रेसिडेंट रूल को जी राष्ट्रपति शासन बोलते हैं हिंदी में, और इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये किसकी एडवाइस पे लगाया जाता है जी? बताया अभी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लगाते हैं। लेकिन जब ये मान लो जी किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, अभी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और एज ए स्टेट काम करती है जी सीएम भी है, तो जब भी मान लो जी हाफ स्टेट है वैसे दिल्ली, मतलब नाइदर कह सकते हो आप, मतलब आधा स्टेट है, क्योंकि फुल पावर नहीं है स्टेट की तरह दिल्ली में। तो जैसे भी यूटी में किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में लगाया जाता है, तो उसमें जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी सीएम और जो मंत्री होते हैं ना, उनका पद बिल्कुल वो सस्पेंड हो जाते हैं जी, समझे, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली का मतलब है जी हाँ, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली,
स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की बात हो रही है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली विधानसभा डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कि भंग नहीं होगी कि उसके सारे मेंबर की जो जी भंग होगी और इलेक्शन दोबारा से होंगे, ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होगी। अगर लिखा जाए ना ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे जी अगर वो डिसॉल्व करना चाहते हैं तो, समझे। ऑटोमेटिकली तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो जी डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब जो केंद्र की गवर्नमेंट है उसके हाथ में आ जाता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कौन चलाता है फिर उसे? गवर्नर चलाते हैं जी। आपको पता है गवर्नर एज ए मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ में काम करते हैं, स्टेट में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, उसकी प्लेजर पे ही काम करते हैं। तो गवर्नर फिर वहाँ की गवर्नमेंट को चलाते हैं जी, सिविल सर्वेंट के साथ मिलकर, IAS IPS के साथ मिलकर चलाते हैं जी स्टेट गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है जी और ड्यूरेशन क्या है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है? देखो जी जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा दोनों हाउस से पास कराना पड़ता है जी रेजोल्यूशन। किसका? प्रेसिडेंट रूल का। तो उसमें 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ के अंदर दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ता है और फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब लगता है। और अगर मान लो जी लोकसभा सेशन में ही नहीं है, लोकसभा का सेशन नहीं लग रहा या राज्यसभा का सेशन नहीं लग रहा या फिर लोकसभा का नहीं लग रहा राज्यसभा का लग रहा है, तो विद इन 1 मंथ ये राज्यसभा से करानी पड़ती है जी, मतलब विद इन 2 मंथ राज्यसभा से करानी पड़ती है अगर लोकसभा का सेशन नहीं है। और जब लोकसभा दोबारा कंस्टिट्यूट होगी तो विद इन 1 मंथ कराना पड़ता है जी, किससे? लोकसभा से, जब सेशन में नहीं है। समझ गए? जैसे लोकसभा राज्यसभा का टाइम है जी 2 महीने, लेकिन अगर 2 महीने मान लो ये है ही नहीं जी, सेशन में नहीं कोई रूल, तो जब ये राज्यसभा से 2 महीने में कराना पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा का सेशन तो लगाया जा सकता है ना, बुलाई जा सकती है। तो अब ये बात है जी, जब भी लोकसभा का कंस्टिट्यूशन होगा, कंस्टिट्यूट होगी, सेशन लगेगा तो 1 महीने के अंदर पास कराना पड़ता है और सिंपल मेजोरिटी से कराना पड़ता है जी। ये बात याद रखनी है आपको। मेजोरिटी बहुत पूछते हैं कि सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है जी? जो भी प्रेसिडेंट और वोटिंग कर रहे होते हैं जी मेंबर हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उनके 50% से ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए, उसे बोलते हैं जी सिंपल मेजोरिटी। साधारण मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया तो जी 6 महीने के लिए वैलिड होता है ये प्रेसिडेंट रूल, और ये मैक्सिमम पीरियड 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। वैसे तो 1 साल के लिए होगा जी, पहले 6 महीने 6 महीने। अगर 1 साल से ज़्यादा करना है तो जी एडवाइस देंगे कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो बोलेंगे कि यहाँ स्टेट में इलेक्शन कराना अभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आगे 1 साल से ज़्यादा 3 साल तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत में। 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आपको जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सुधार करना पड़ेगा, तभी कर सकते हो, लेकिन अभी संविधान के अनुसार 3 साल से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। और एक बार में 6 महीने के लिए ही ये लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। 6 महीने से ज़्यादा लगाना तो फिर एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है जी, सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब किसकी रिपोर्ट पे लगा सकते हैं जी? मान लो गवर्नर है जी स्टेट का या यूटी का, वो जी प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चल रही, आप लगा दीजिए, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर गवर्नर एडवाइस भी ना दे जी, गवर्नर एडवाइस भी ना दे तो भी प्रेसिडेंट अपने आप से लगा सकते हैं जी, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। अब रिवोकेशन कैसे होता है जी? रद्द, मतलब अगर मान लो जी प्रेसिडेंट रूल को कैंसिल करना हो, रद्द करना हो, रिवोक करना हो तो कैसे होगा? वो करेंगे जी प्रेसिडेंट करेंगे खुद। प्रेसिडेंट रूल क्या करेंगे जी? एनी टाइम ये प्रोक्लेमिनेशन कर देंगे, मतलब एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, प्रेसिडेंट रूल हट गया तो हट गया, कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। समझे? लगाने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल का मतलब है जी सहमति, कंसेंट चाहिए, लेकिन हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट खुद हटा सकते हैं जी चाहे तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट है ड्यूल ड्रग लिस्ट। अभी क्यों है जी न्यूज़ में? देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा है कि भाई साहब जो रेमडेसिविर ये मेडिसिन है जी, रेमडेसिविर ये इंजेक्टेबल मेडिसिन है, इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया था करंट अफेयर में, आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो ये इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में लगाई जाती है पेशेंट के। अभी ये रेमडेसिविर है जी जो कोविड-19 के पेशेंट के लिए यूज हो रही है, और ये जब लगाई जाती है तो ये वायरस को मारती नहीं है, ये बात याद रखनी है। जो कोरोना वायरस है उसको किल नहीं करती, मारती नहीं है, बल्कि इसको रेप्लिकेट होने से बचाती है। कि जैसे वायरस घुस जाता है जी बॉडी में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहते हैं, इनका रेप्लिकेशन रोकती है जी, इनकी ग्रोथ रोकती है, इन्हें बढ़ने नहीं देती। समझ रहे हो वायरस को? तो जब वायरस नहीं बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी जी, उस टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बॉडी की, और जैसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वायरस वहीं के वहीं रुका हुआ है तो वायरस को मार देती है इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की, खुद की बॉडी की इम्यूनिटी। समझ रहे हो? तो ये काम करती है रेमडेसिविर। अभी ये हाई कोर्ट ने बोला जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब इस दवाई को ना आप शेड्यूल ड्रग बना दीजिए, शेड्यूल ड्रग की लिस्ट में डाल दीजिए और इसका प्राइस रेगुलेट कर दीजिए। ये क्या होता है जी शेड्यूल ड्रग में डालने का मतलब? देखो जी जब कोई नेशनल इमरजेंसी, मतलब नेशनल में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनता की सहायता के लिए कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है जी
एक एक्ट बनाया हुआ उसके अंतर्गत कि किसी भी ड्रग को, किसी भी दवाई को जी वो शेड्यूल ड्रग डिक्लेयर कर सकती है। इससे फ़ायदा ये जी, फिर उस दवाई को, जैसे रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर है जी, अगर इसको शेड्यूल ड्रग में डाल दिया तो ये जी कोई अपनी अपनी मनमर्जी का प्राइस नहीं ले सकता। ये नहीं कह सकता कि आप लो जी ये एक इंजेक्शन की जो कीमत है आप इसके 10,000 रुपये में बेचेगा, ना ना, फिर जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी उसमें बेचेगा। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 10 रुपये में बेचोगे एक इंजेक्शन को, तो 10 रुपये में बेचेगा फिर ये जो भी इसे बना रहा है जी रेमडेसिविर को, समझ गए। ये होता है जी रेगुलेट करना इसका मतलब। तो ये जी PIL सुन रही थी, ये दिल्ली हाई कोर्ट मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने डिसीजन दिया है। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुन रही थी, तो खुद ने स्यूमोटो लिया जी। स्यूमोटो का मतलब ऑन इट्स ओन PIL ली है, किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि रेमडेसिविर है जी इसकी अवेलेबिलिटी जो कम दवाई पड़ रही थी, और ऑक्सीजन की भी आपको पता है जी शॉर्टेज पड़ रही है, और एक टोसिलीजुमैब एक दवाई है जी, इंजेक्शन है, इसकी भी कमी हो रही थी। हॉस्पिटल बेड की भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कमी हो रही है। ये देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई साहब इस दवाई को आप शेड्यूल ड्रग में डालिए, ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को। अदर मेजर सजेस्टेड बाई कोर्ट, कोर्ट ने और क्या मेजर बताएं जी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि और क्या मेजर लेने चाहिए। कोर्ट ने कहा जी कि इसका प्राइस रेगुलेट करना जरूरी है, पॉसिबल है, और ये प्रोविज़न दी गई है जी किसको? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये एक एक्ट है जी, कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी ड्रग को शेड्यूल ड्रग डिक्लेयर कर सकती है। ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू ये अलाउ करता है जी किसी भी प्राइस की, आप ड्रग के प्राइस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उस पर मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो जी, सीमा लगा सकते हो, इस सीमा से ज़्यादा आप उस ड्रग का प्राइस नहीं रखोगे। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या एपिडेमिक आ गई है, मतलब कोई ऐसी दुविधा आ गई है जी, आपदा आ गया, संकट आ गया, प्राकृतिक संकट आ गया, आपदा आ गया, तो आप ये रेगुलेट कर सकते हो। ये दो हैं जी, एक तो जी ड्रग कंट्रोल एक्ट और एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये दोनों ही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर मतलब इनेबल करते हैं, पावर देते हैं। दोनों एक्ट दो अलग अलग एक्ट हैं जी, ये ड्रग कंट्रोल एक्ट और ये है जी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि ये नोटिफिकेशन निकाल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी भी एसेंशियल ड्रग का एपिडेमिक के दौरान, जैसे कोविड-19 एपिडेमिक हो गई जी पूरे वर्ल्ड वाइड में, जब भी कोई डिसीज़ वर्ल्ड वाइड फैल जाती है उसको बोलते हैं जी एपिडेमिक। तो इसके लिए कोई फिक्स रेट निर्धारित कर सकती है, किसी का भी रेट फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट। नीड क्या है जी, ज़रूरत क्या है ऐसे? देखो ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत तो है जी। कोविड-19 के पेशेंट की आपको पता है ऑक्सीजन की वैसी कमी हो रही है, और ड्रग वगैरह की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आजकल तो देख रहे हो आप, वैक्सीन भी ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गई, चोरी हो रही है। तो ये ज़रूरी है जी प्राइस फिक्स करना। ये एक रूल है जी, ड्रग कॉस्मेटिक रूल 1945 में बनाए थे। ये सर्टेन प्रोविजन है इसकी जो डिफाइन करती हैं जी शेड्यूल, इसके शेड्यूल में अगर कोई मान लो जी इसके स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले या प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से गाइडलाइंस जारी कर सकती है जी गवर्नमेंट इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यही था, इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक सिस्टम है जी, ये क्या है, अभी जो RBI है उसने ज्वाइन किया है जी। इस जो सिस्टम है ना, ये नेटवर्क है NGFC, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इसके जी सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर होते हैं इसमें कुछ, जैसे हमारी इंडिया की कंट्री है जी, उसका सेंट्रल बैंक कौन है? RBI इसका मेंबर है, और कुछ सुपरवाइजर होते हैं जी इसमें। जो ये नेटवर्क है जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो संस्था है, एक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका मेंबर बन गया जी RBI, अभी ज्वाइन किया है इसका। तो ये लॉन्च हुआ था जी दिसंबर 12 में 2017 में। कब? एक समिट हुआ था जी, समिट का मतलब मीटिंग हुई थी जिसका नाम था पेरिस वन प्लानट समिट 2017 में, तब लॉन्च किया गया था जी ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसको भी RBI ने ज्वाइन कर लिया है। ये ग्रुप है जी जो नेटवर्क NGFC जो NGFS जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, नेटवर्क ग्रीनिंग फॉर आपका है जी फाइनेंशियल सिस्टम, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या है जी, सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर का एक ग्रुप है जो क्या शेयर करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में जी सबको, कंट्रीज़ को ये बोलता है कि कैसे कैसे आप इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट कर सकते हो, विकास कर सकते हो, और क्लाइमेट रिस्क का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये सारे कुछ सुझाव देता है जी, एडवाइस देता है ये जो है आपका सिस्टम NGFS। ये और क्या जी, ये फाइनेंस को मोबिलाइज करता है जी, और जो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ सारी कंट्री मूव करें इसको सपोर्ट करता है। इसकी कंपोजिशन क्या है जी, क्या क्या होते हैं इसमें, मेंबर कौन कौन होते हैं? देखो सेंट्रल बैंक इसके मेंबर होता है, या फाइनेंशियल सुपरवाइजर इसके मेंबर होते हैं, जैसे RBI मेंबर है जी, और सारी कंट्रीज़ के जी, बहुत सारी कंट्रीज़ के इसके मेंबर होंगे, वो इसके सेंट्रल बैंक मतलब मेंबर होते हैं। अब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ जी, मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये होस्ट करता है जी फ्रांस में है जी, बैंक डी फ्रांस, ये होस्ट करता है इसका सेक्रेटेरिएट। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था जी। मैं नेक्स्ट है जी अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर 4 मोर स्पाइसेस।
स्पाइसेस होते हैं जी मसाले, आपके मसाले मिर्च मसाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं स्पाइसेस, आपको पता ही होगा। इनके लिए अभी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए हैं 4 स्पाइसेस के लिए। किसने बनाए जी? ये कमेटी है, ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब। ये हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था जी, जब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पढ़ा था तब पढ़ा था ये। तो इस कमेटी है जी, इस कमेटी ने अभी रूल बनाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड रूल बनाए किसके लिए? 4 स्पाइसेस के लिए। कौन कौन से हो स्पाइसेस? क्लोव्स, लौंग को बोलते हैं जी क्लोव्स, ओरेगोनो, ओरेगोनो अजवाइन को बोलते हैं जी, बेसिल तुलसी, गिंगर पता है जी आपको अदरक। इन 4 मसालों के लिए अभी ये रूल स्टैंडर्ड बनाए जी। ये कमेटी जी फॉरवर्ड करेगी इन न्यू रूल को किसको? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को, ताकि ये कमीशन अडॉप्ट करेगा। इसने रिकमेंडेशन दिया इस कमेटी ने, और ये इस कमेटी के इस कमीशन के अंदर ही कमेटी है, ये इसको रिकमेंड करती है कमीशन, और कमीशन फाइनल अप्रूवल देगा जी ये रूल के। अब ये कमेटी है जी, ये कमेटी बनाई गई थी 2013 में, और ये कमेटी जी कोडेक्स कमेटी कॉमोडिटी कमेटी है जो उसकी यंगेस्ट कमेटी है, सबसे नई कमेटी है। इसके चेयरमैन कौन है जी? अभी इसका चेयरमैन इंडिया है जी इस कमेटी का। कोडेक्स कमेटी है जी जो स्पाइसेस पे एंड कलिनरी हर्ब्स पे, ये वाली कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब। कलिनरी का मतलब होता है जी जो खाने पीने की वस्तुएं, और हर्ब का मतलब है जी दवाई औषधि कुछ भी बोल सकते हो आप। उस पर कमेटी है जो, इसको अभी चेयरमैन कौन है इसके? इंडिया है अभी चेयरमैन। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे? इस कमेटी का हेडक्वार्टर जो इंडिया का स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ना, उसमें इसका सेक्रेटेरिएट है। ये कमेटी क्या करती है जी? वर्ल्ड वाइड साइंस बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड तैयार करती है स्पाइसेस और कलिनरी हर्ब के लिए। किसके अनुसार? कोडेक्स प्रिंसिपल के अनुसार, फॉर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, और ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकें। अब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हमने डिटेल से जी लेक्चर बनाया हुआ, अलग से नहीं देखा तो आप अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सिंपल CSC पे क्लिक करके। अभी हम ब्रीफली जानेंगे बस इसको। ये 1963 में बनाया था जी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जी। ये किसने बनाया था जी? यूनाइटेड नेशन की 2 स्पेशलाइज एजेंसी हैं, FAO और WHO, इन्होंने मिलकर बनाया था जी। ये किस लिए बनाया था? ताकि फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम चलाए जा सकें, और कंज्यूमर की जो ग्राहक होते हैं जी उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, और ताकि ट्रेड की फूड जो ट्रेड होती है जी, जो खाने वाली चीज़ों में व्यापार होता है, उनकी प्रैक्टिसेस फेयर प्रैक्टिसेस हो सके जी, ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ये एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जी। ये रिपोर्ट क्या बोलती है जी? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये यूनाइटेड नेशन का ही विभाग है जी, डिपार्टमेंट। इसने ये रिलीज की है अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट। ये क्या कहती है जी? ये कहती है कि अभी ये देखा है कि यूनाइटेड नेशन की जो स्टैटिक प्लान है फॉरेस्ट के लिए 2013 के अंदर अंदर क्या प्रोग्रेस होगी उनकी, क्या क्या इसके टारगेट गोल्स हैं, ये डिफाइन करती है। मतलब 2030 तक फॉरेस्ट के लिए क्या क्या अभी इफेक्ट पड़े हैं कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कंट्रीज़ को फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए, मतलब जो जंगल है जी, जंगल को प्रबंधन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो भी अभी उन्हें चैलेंजेस चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से, ये इस रिपोर्ट में दिखाया है। कुछ क्या क्या इम्पैक्ट पड़े जी? ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है जी कोविड-19 की वजह से। क्या? एक तो जी हेल्थ क्राइसिस आ गया जी, आपको पता है कोविड-19 की वजह से, मतलब स्वास्थ्य का संकट। बहुत सारी लाइफ वगैरह लॉस हो गई जी, लाइवलीहुड। एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई जी, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई लोगों में। इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है, मतलब असमानता बढ़ गई है जी। फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य पदार्थ की जो जी एयर सुरक्षा हो गई है, इनसिक्योरिटी। तो ये क्या है जी फ्यूचर में अफेक्ट डालेगी। अब इम्पैक्ट और क्या पड़े जी? ग्लोबल आउटपुट पे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट का मतलब है जी इफेक्ट, प्रभाव। ऐसा लगाया जा रहा है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट है ना जी, उसमें 4.3% तक जी 2020 में फेल डाउन हो गया, मतलब इतनी ग्रोथ नीचे चली गई पूरी ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो। ये जब ग्रेट डिप्रेशन आया था जी 1929 में, 1929 में, उसके बाद से ये इतनी जो ग्रोथ हुई है जी फेल डाउन, उसके बाद पहली बार हुई है ये इतनी ग्रोथ जो कम हुई है। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है जी? इकोनॉमिक फ्रंट पे ये पड़ा है जी जॉब लॉस हो गई है, लोगों की जॉब चली गई, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, उनकी इनकम रिड्यूस हो गई है जी। और मार्केट इन्फॉर्मेशन के जो भी नेटवर्क हैं वो कम हो गए जी। वुमन और यूथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है जी, उनकी भी जॉब चली गई है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जी। और फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है जी? मतलब जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उन पे, ऐसी जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखो जी, जो जंगलों में लोग रहते हैं जी उन पे भी डिफ़िकल्टी उन्हें देखने को मिली है। हेल्थ केयर सिस्टम उनका बिगड़ गया है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो उन्हें सहायता मिलती थी जी, सर्विस मिलती थी, उसमें भी डिस्ट्रप्शन हो गया है, प्रभाव पड़ा है। पेंडेमिक की वजह से जी ड्रिवन हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स हैव इंक्रीज प्रेशर ऑन फॉरेस्ट।
देखो जी, जो हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से जंगलों पे भी प्रेशर बढ़ गया है जी। क्या प्रेशर बढ़ गया है जी? देखो जी, जो फॉरेस्ट जो ग्रो हो रहे हैं जी, उनके टू ईज देयर ग्रोइंग वनरेबिलिटी, मतलब उनमें जी एक ये समझ लो जी, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल, लोग, कम्युनिटी रहते हैं जी, उन पर प्रभाव पड़ा है। और जो वापस जो माइग्रेंट गए जी, सिटी वगैरह से शहर में रहते थे, अर्बन एरियाज़ में, वो वापस चले गए, रिटर्न कर गए अपने एरियाज़ में दोबारा से। तो उनकी जॉब वॉब चली गई है और उन्हें दोबारा से डिपेंड होना पड़ रहा है जी फॉरेस्ट पे, जंगलों से वुड वगैरह काटते हैं जी, फूड, फ्यूल, शेल्टर वगैरह प्रोटेक्शन लेते हैं जी। तो ये कोविड-19 की वजह से जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इसकी वजह से जी 1 मिलियन स्पीसीज अफेक्ट हुए हैं। मतलब ऐसा माना जा रहा है कम से कम 10 लाख स्पीसीज, प्लांट और ट्रीज़ के या आपके एनिमल्स के, मतलब जंगली जानवर हैं जी या पेड़ पौधे, लगभग 10 लाख स्पीसीज जी एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं, मतलब लुप्त हो सकते हैं अगर उनके लिए कोई स्टेप नहीं लिए थे बचाने के लिए। ये कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जी, वो लॉस्ट हो सकता है। और ये लॉस्ट भी हुआ है जी 1980 से 2000 के बीच में। 100 मिलियन जो हेक्टेयर है, वो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो गया है, ये रिपोर्ट में बताया गया है जी। अब क्या करने की ज़रूरत है जी इससे बचने के लिए? देखो जी, एक तो सस्टेनेबली रिसोर्स एंड मैनेज फॉरेस्ट होने चाहिए। मतलब ये क्या करेंगे जी, अगर सस्टेनेबल रिसोर्स की मतलब सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ करोगे आप, तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बॉल्स्टर होगी। बॉल्स्टर का मतलब है जी इंक्रीज होगी। डिजास्टर जो रिस्क होते हैं जी उसमें रिडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी आएगी, सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड होगा जी लोगों को। और विद रिगार्ड टू ग्लोबल हेल्थ के रिगार्ड क्या होगा जी? देखो, ग्लोबल हेल्थ के लिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट को आप नहीं बचाओगे तो उनकी वजह से क्या है जी, जो एनिमल्स वगैरह जब फॉरेस्ट उनके लिए ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर फॉरेस्ट से बाहर आते हैं जी, जंगलों से, और जब पीपल के कांटेक्ट में आते हैं जी, फिर उनसे क्या है जी, बीमारी हो जाती हैं उन एनिमल से लोगों को। और ये जो एनिमल से लोगों में बीमारी आती है जी, इन बीमारी को बोलते हैं जी जूनोटिक डिसीज़। तो फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है जी, अगर जूनोटिक डिसीज़ से आपको रिड्यूस करना है जूनोटिक डिसीज़ को। रिपोर्ट क्या बोलती है जी? रिपोर्ट कहती है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए ताकि ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज की जाए और ग्रीनर बनाया जाए जी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया जाए, जंगल बढ़ाए जाएँ और इंक्लूसिव इकोनॉमी हासिल की जाए। इंक्लूसिव इकोनॉमी का मतलब है जी प्योरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को फ़ायदा होना चाहिए सारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो इस तरह से जी हम कोविड-19 के थ्रेट से लड़ सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को हम बचा सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को, अपनी बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है जी जो फॉरेस्ट अभी फेस कर रहा है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक यही थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको बताना जी SDR के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कैन बी यूज टू, किस किस लिए यूज हो सकता है? ये IMF मेंबर कंट्रीज हैं जो उनके ऑफिशियल रिजर्व, जो उनका रिजर्व का मतलब खजाना होता है जी, जिसमें उनकी मनी वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह रखे होते हैं, क्या उसको सप्लीमेंट करता है क्या SDR? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है जी, उसको सेटल करने के लिए यूज हो सकता है क्या? फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्या इससे ये एज ए कैपिटल यूज हो सकता है क्या SDR? आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 3 1 2 1 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी, IMF से रिलेटेड हर साल UPSC कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आप उठा कर देख लो, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आपको बताना जी, देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि SDR कोई करेंसी नहीं है जी, ये कोई मुद्रा नहीं है। जैसे हमारे कंट्री की करेंसी क्या है, मुद्रा रुपया, अमेरिका की क्या है जी, US की डॉलर, ऐसे ये कोई करेंसी नहीं है IMF की। IMF का ये पार्ट जरूर है जी ये, लेकिन ये करेंसी नहीं है, एज ए रिजर्व यूज होता है। आपके पास, कंट्री के पास, जो भी कंट्री IMF का मेंबर है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, वो एज ए रिजर्व यूज कर सकता है, इसे अपने खजाने की तरह यूज कर सकता है और किसी भी मेंबर कंट्री से इसको उसकी करेंसी ले सकता है। जैसे आप US के पास जाओ कि मेरे पास ये SDR है जी IMF का, आप मुझे डॉलर दे दो, या चाइना के पास जाओ मुझे युआन दे दो, तो ऐसे आप एक्सचेंज कर सकते हो जी। लेकिन IMF के पास ना तो करेंसी है IMF की, और ना ही IMF का कोई क्लेम है, नाइदर ए करेंसी ऑफ IMF एंड नाइदर ए क्लेम ऑन IMF, ये बात आपको याद रखनी है। तो तीसरा बिल्कुल गलत है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये फंड करने के लिए यूज नहीं हो सकता। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है जी। पहली कह रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराए जी, मतलब निष्पक्ष कराए जी और बिल्कुल फेयर तरीके से कराए, जिसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। दूसरा कह रहा है जी, अगर मान लो चीफ इलेक्शन कमीशन है एक, और जो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, अगर उनके डिसीजन में या ओपिनियन में डिफर हो जी, कोई मतभेद हो, तो फिर मेजोरिटी के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है।
तो आपको बताना जी कौन सा सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों सही है जी, सी आंसर करेक्ट है। देखो जी, पहले तो कंसेंसस बेस्ड पे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे एक इलेक्शन कमीशन है, 2 मेंबर हैं, तो ये दोनों कंसेंसस सहमति से लेते हैं। अगर मान लो इनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब मतभेद है, तो फिर वोट डालते हैं। अगर जिस तरफ ज़्यादा वोट है फिर डिसीजन वो माना जाता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। मैत्री सेतु कुछ समय न्यूज़ में रहा था जी, हमने करंट अफेयर में कवर भी किया था। आपको बताना जी किस किस के बीच में जी मैत्री सेतु। इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार। ये जी इंडिया बांग्लादेश, त्रिपुरा में फैनी रिवर है जी, फैनी रिवर, इसके ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, वो ब्रिज है जी मैत्री सेतु, जो इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ये बताना जी करेंसी चेस्ट के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी है, आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है करेंसी चेस्ट इज प्लेस वेयर आरबीआई स्टॉक द मनी मीट फॉर एटीएम। मतलब करेंसी चेस्ट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे आरबीआई अपनी मनी को, पैसे को रखता है एटीएम के लिए। एटीएम जो आप यूज़ करते हो पैसे निकालते हो उसके लिए। करेंसी चेस्ट क्या है जी, इसको आरबीआई एडमिनिस्टर करता है। जो करेंसी चेस्ट है जी, उसकी जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकों की होती है। जो बैंक होते हैं ना, देखो बैंक, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। अगर सिर्फ बैंक लिखा हो, बैंक का मतलब है जी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे एसबीआई हो गया जी, एचडीएफसी हो गया जी, एचडीएफसी, ये बैंक होंगे, अदर बैंक। और सेंट्रल बैंक हो लिखा होगा जब सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, या आरबीआई लिखा होगा। और यहाँ सिर्फ बैंक लिखा था, यानी कि अदर बैंक की बात हो रही है। तो करेंसी चेस्ट को मैनेज करने की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकों की होती है क्या? आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है जी सारे। करेंसी चेस्ट एक मनी रखते हैं जी बैंकों के पास, आरबीआई रखती है ताकि एटीएम के लिए यूज किया जा सकते। चलते हैं, जो इसकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? बैंकों की होती है। अगर एसबीआई में मान लो करेंसी चेस्ट रखा आरबीआई ने, तो एसबीआई की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जी, इसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट बताना जी आपको सुपर कंडक्टर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए जी। आपको बताना है इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। जो सुपर कंडक्टर है जी, जीरो रेजिस्टेंस होता है इसमें टू इलेक्ट्रिकल करंट, और ये डाई मैग्नेटिज्म होता है जी। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी सुपर कंडक्टर की। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो जी दोनों सही है, सी करेक्ट है। अब ये डाई मैग्नेटिज्म का मतलब है जी प्रॉपर्टी टू रिपेल द मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये क्या करता है जी, रिपेल करता है, दूर करता है मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को वगैरह को। अगर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म लिखा होता ना, फेरोमैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर की जी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जी विशेषताएं। सुपर कंडक्टर होता है जी, मान लो जी कोई ये तार है, सुपर कंडक्टर होगा, इससे बिजली पास कर रहे हो, तो इसमें जी जीरो रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो जी आप सिल्वर यूज कर रहे हो, सिल्वर चांदी, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसमें करंट पास होता है जी, बिजली पास होती है। अगर यहीं आप मान लो जी आयरन करोगे, लोहा, उसमें थोड़ा कम होगी। अगर आप प्लास्टिक करोगे जी, प्लास्टिक से होगी नहीं। तो प्लास्टिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जी, ठहराव। तो ये इसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है जी, बहुत फास्टर मूव करती है इलेक्ट्रिक करंट इसमें, बिजली। तो सुपर कंडक्टर वो होते हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आपको बताना जी ह्यूमन ब्लड में जितने भी ये फ्लड है, ह्यूमन ब्लड में मतलब ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में ये फ्लड है जी। कुछ फ्लड का मतलब होता है जी लिक्विड वगैरह या आपके, तो आपको बताना है फ्लड में जी देखो, लिक्विड, एक लिक्विड होता है जी, आपको पता पानी जैसा लिक्विड है, गैस अलग होती है। इन गैस या लिक्विड को मिला के बोलते हैं जी फ्लड। फ्लड का मतलब है गैस या लिक्विड, समझ गए? तो आपको हमारी बॉडी में कुछ फ्लड या गैस होती हैं, इनमें बताना ज़्यादा एसिडिक कौन सी है, एसिडिक नेचर कौन सा, अम्लीय कौन सी है जी। अम्ल कौन है सबसे ज़्यादा जो अम्लीय है? अम्लीय वो होगा जी जिसका पीएच जो कम होगा, 7 से कम होगा। जो अगर पीएच जिसका होता है जी, पीएच 7 होता है, मतलब न्यूट्रल है। पीएच इससे ज़्यादा होगा, 7 से 8 9 10, तो वो क्या हो जाएगा जी, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अगर 7 से कम होगा, 6 5, तो वो एसिडिक होगा जी, अम्लीय। तो आपको बताना सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ब्लड, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, टीयर। ये गैस्ट्रिक जूस है जी, बी। ब्लड होता है जी उसका 6.8 या 9 होता है जी पीएच मान, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। और ये स्लाइटली बेसिक होते हैं जी। सलाइवा, हमारा सलाइवा मतलब लार होती है जी जो मुंह में, और टीयर जो हमारे आंसू होते हैं, ये स्लाइटली बेसिक होते हैं जिनका 7.12 करके इतना होता है जी इनका पीएच। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। आपको मीसल्स के रिगार्डिंग बताना जी। मीसल्स बोलते हैं खसरे को। खसरा एक बीमारी है जी, डिसीज, आपको पता होगा, कभी हुई हो तो बचपन में, अब तो खैर बहुत ही कम होती है इंडिया में। तो आपको बताना जी मीसल्स जो ट्रांसमिट होती है किससे? आपकी नोज से, आपके माउथ से, या आपके गले से कुछ ड्रॉपलेट निकल जाएँ, तो आप किसी भी पर्सन के ऊपर गिर जाएँ, वो कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो उस तब कोई भी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है क्या? सीवियर मीसल तब होता है जी, मान लो कोई पुअरली नूरिश चिल्ड्रन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जी जिनको पोषक तत्व या अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको ज़्यादा होने के चांस होते हैं मीसल्स के। और जिनमें विटामिन ए की कमी होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मीसल्स होने के। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। देखो जी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट बताना जी आपको
एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। अगर मान लो जी हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल जो खाद हैं वो यूज करें तो हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक बन जाएगी क्या? खेतों में जो किसान यूज करते हैं, खाद डालते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे एसिडिक हो जाएगी क्या, अम्लीय हो जाएगी क्या मिट्टी? एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज अदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब अगर मान लो जी सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी, क्षारीय या अम्लीय होगी, तो जी वहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रो नहीं करते। एसिडिक सॉइल में जी एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है कि ताकि एसिडिटी रिड्यूस हो सके। मान लो जी कोई एसिडिक सॉइल है, क्षारीय, उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है ताकि इसकी एसिडिटी रिड्यूस हो सके, कम हो सके, और वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो सके। कौन सा करेक्ट है जी? 2 3 1 2 3 1 3 या 1 2? देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, जहाँ जहाँ पे तीसरा काट दो आपका आंसर आ गया डी। एसिडिक सॉइल में जी एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए उसमें मिलाया जाता है जी कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं जी, स्लैग्ड लाइम। ये जो ऑर्गेनिक मैटर तो खुद ही एसिडिक होता है, एसिडिक, इसे जी बेसिक सॉइल में मिलाते हैं। जहाँ पे बेसिक सॉइल होती है, क्षारीय सॉइल मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होती है जी, उस बेसिक सॉइल में मिलाते हैं इसको, समझ गए? ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक में नहीं, बेसिक सॉइल में मिलाते हैं। एसिडिक सॉइल में क्या मिलाते हैं? स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।